भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है कनाडा। आखिर क्यों ट्रूडो कर रहा है खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन? Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. क्यों मजबूर है कनाडा की सरकार खालिस्तानियों के सामने? आखिर क्या इतिहास है खालिस्तान आतंकवाद का? पिछले कुछ दिनों से कनाडा और भारत के बीच रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण परिस्थिति बन रही है, जो विश्व स्तर पर एक चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि आखिर दोनों देशों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्यों खुलेआम अपने देश की संसद में भारत पर कैनेडियन सिटीजन के मर्डर का आरोप लगा रहे हैं? Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस बात को समझने से पहले इस मुद्दे को स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि ऐसा तो क्या हुआ जिसने दोनों देशों को आज विश्व के सामने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. These allegations were raised by Prime Minister Trudeau, which Prime Minister and Prime Minister rejected them. नमस्कार, मैं हूं निशित और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नो विथ निशित। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या कनाडा दूसरा पाकिस्तान तो नहीं बन रहा? जी हां, आपने सही सुना। क्या कनाडा दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है? आइए समझते हैं इस मुद्दे को। अगर कोई देश पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ अपने ही देश में आतंकवादियों को पनाह देता है, पॉलिटिकल संरक्षण देता है, तो हम उससे पाकिस्तान ही कहेंगे। और वही चीज आज कनाडा भारत के साथ कर रहा है। कनाडा एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा चला रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे रहा है और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बढ़ावा भी दे रहा है। कनाडा ऐसे लोगों के लिए आज भारत के सामने आवाज उठा रहा है जो लोग भारत में भारत के कानून को तोड़ते हैं और मर्डर के आरोपी है, तिरंगा का सरेआम अपमान करते हैं, एंटी इंडियन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और जिनको भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर चुकी है। इसके पहले कि आगे बढ़िए, चलिए समझते हैं इस मुद्दे को संपूर्ण घटनाक्रम में, जो शुरू होता है तारीख 17 सितंबर 2023 से, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होते हैं और बयान देते हैं कि कनाडा में रहने वाले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के सरकारी एजेंट शामिल है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा के पीएम ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये मुद्दा पीएम मोदी के सामने भी उठाया था। हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ये उन मूलभूत नियमों के खिलाफ है जिसके तहत लोकतांत्रिक, आजाद और खुले समाज चलते हैं। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी नेता और खालिस्तानी नामक एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि की मांग करने वाला नेता है। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil
is an unacceptable violation of our sovereignty. यह बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच आपसी रिश्तों में तनाव बहुत बढ़ गया है। कनाडा ने भारत के राजनीतिक दूत को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया, तो इस तरफ भारत ने भी कनाडा के दूत को भारत से निष्कासित कर दिया। कनाडा के राजनयिक को विदेश मंत्रालय बुलाया गया और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई डिप्लोमेट का भारत के आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया गया है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय का पहला बयान सामने आता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा है उसे हम खारिज करते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद और राजनीति से प्रेरित है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और हमने उसे भी पूरी तरह से खारिज किया था। हम कानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए है। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और आतंकवादियों को कनाडा में प्रश्रय दे रखा है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। इसी बीच कनाडा की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी में कहा गया कि कनाडाई नागरिक को जम्मू कश्मीर की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां सुरक्षा को लेकर अप्रत्याशित खतरा है। कनाडा सरकार ने एक तरह से जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां आतंकवाद, उग्रवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा है। हालांकि इस सलाह में भारत के किसी और राज्य बल्कि जम्मू कश्मीर के पड़ोसी लद्दाख की यात्रा को शामिल नहीं किया गया है। कनाडाई सरकार ने अपनी सलाह में कहा कि नागरिक भारत में सभाओं और प्रदर्शनों से बचे रहे। भारत कनाडा के बीच चल रहे तनाव से, जिसमें भारत के साथ बड़ी तल्खी के बीच अब कनाडा ने भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में आतंकी हमले का अंदेश जताया गया है। कनाडा और भारत के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। इसमें कहा गया कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। साथ ही जो नागरिक कनाडा की यात्रा करना चाहते हैं उसे भी सावधानी बरतने को कही गई है। India has now issued a travel advisory for Indian nationals as well as students who are currently residing in Canada. It's a fairly exhaustive advisory and a very timely one in the light of anti-India activities that have taken place on a large scale in different parts of that country, particularly on the part of Khalistani elements. यह घटनाक्रम के बाद सभी के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर क्या असर होगा अगर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ गए। आइए समझते हैं इस मुद्दे को। पहले व्यापार की बात कर ले तो व्यापार संबंधों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आरोप भारत और कनाडा के बीच व्यापार साझेदारी और निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण व्यवसाय सावधानी बरत सकते हैं या अपनी व्यस्तता का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। भारत कनाडा के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2021 की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में जोड़ दिया गया। 2022 में द्विपक्षीय सेवा व्यापार का मूल्य लगभग 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कनाडा सरकार के अनुसार 2022 में कनाडा भारत के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12 बिलियन डॉलर यानी कि 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% की पर्याप्त वृद्धि है। कनाडा के प्रमुख आयात में कोयला, कोक और बिक्रेट जैसे उर्वरक और ऊर्जा उत्पाद शामिल है, जबकि भारत उपभोक्ता वस्तुओं, परिधान, इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे ऑटो पार्ट्स, विमान उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता है।
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स यूएन कॉन्ट्रेड डेटा के अनुसार 2022 में भारत को कनाडा का शीर्ष निर्यात फोसिल ईंधन और लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के संबंधित उत्पाद थे। इसके बाद लगभग 748 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उर्वरक और लगभग 384 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लकड़ी की लुगदी और पौधों के फाइबर थे। कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने 2000 की साल के बाद 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जबकि कनाडाई पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय स्टॉक और ऋण बाजारों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। उद्योग के अनुमानों से पता चलता है कि कनाडा और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CPA 6.5 बिलियन डॉलर तक व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे 2035 तक कनाडा के सर्कल घरेलू उत्पाद में 3.8 बिलियन डॉलर से 5.9 बिलियन डॉलर का लाभ होगा। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोध और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों को अपनी स्थिति को संरेखित करना और इन साझा चिंताओं पर प्रभावी ढंग से मिलकर काम करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। बढ़ते तनाव से भारतीय और कनाडाई नागरिक के बीच यात्रा और बातचीत प्रभावित हो सकती है, जिससे एक दूसरे के देशों को यात्रा करना अधिक बोझिल या कम आकर्षक हो जाएगा। ऐसे तत्वों को आश्रय देने के बारे में भारत की चिंताओं के जवाब में कनाडा अपनी अप्रवासन नीतियों की समीक्षा करता है या उन्हें सख्त कर सकता है, खासकर खालिस्तानी अलगाववाद से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में। हालिया तनाव का दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। विश्वास का पुनर्निर्माण और रचनात्मक संबंध पुनः स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रयास और समय की अनावश्यकता हो सकती है। भारत ने 1947 में कनाडा के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। भारत और कनाडा के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहुधार्मिक प्रकृति और मजबूत लोगों से लोगों के संपर्कों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा की जनसंख्या लगभग 37 मिलियन है, जिसमें से लगभग 1.4 मिलियन लोग भारतीय जातीय या सांस्कृतिक मूल के हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 3.7% है। 7,70,000 से अधिक लोगों ने अपना धर्म सिख बताया, जो कनाडा की आबादी का लगभग 2% है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अप्रैल तक 1.43 अरब लोगों के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सिख देश की आबादी का केवल 1.7% है, जिसमें से अधिकांश उत्तरी राज्य पंजाब में रहते हैं। 2018 से भारत कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश रहा है। कनाडाई ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार 2022 में उनकी संख्या 47% बढ़कर लगभग 3,20,000 हो गई, जो लगभग 40% विदेशी छात्रों के लिए जिम्मेदार है, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को घरेलू छात्रों को रियायती शिक्षा प्रदान करने में भी मदद करता है। कनाडा की सिख आबादी का हिस्सा 20 वर्षों में दुगना से अधिक हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में सिख उच्च शिक्षा और नौकरियों की तलाश में भारत से कनाडा चले गए हैं। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद इन दोनों देशों के बीच विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा और कैनेडियन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोंडा एल लैंटन, अध्यक्ष और कुलपति, ने कहा है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा में वर्तमान के संबंधित प्रभाव पर एक मीडिया प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, भारत और कनाडा के बीच विवाद से भारतीय छात्रों को किसी भी प्रकार के सुरक्षा जोखिम या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडाई विश्वविद्यालय हमेशा सुरक्षित, सांस्कृतिक रूप से समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करते हैं। कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को लेकर भारत और कनाडा के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इन सभी के बीच खालिस्तान मूवमेंट केंद्र में है। तो समझते हैं आखिर खालिस्तानी मूवमेंट है क्या। तो शुरू करते हैं आंदोलन के समय से, जहां आंदोलन भारत से लगभग एक अलग स्वतंत्र सिख राज्य का निर्माण चाहता है।
इसकी उत्पत्ति 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय हुई, जब पंजाब क्षेत्र के विभाजन के लिए बातचीत ने इस विचार को बढ़ावा दिया। 15वीं सदी के अंत में पंजाब में स्थापित सिख धर्म के दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन अनुयायी है, जबकि पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, वे भारत में अल्पसंख्यक है, जो देश की 1.4 अरब की विशाल आबादी का केवल 2% है। आंदोलन के समर्थक खालिस्तान के गठन की मांग करते हैं, जिसका पंजाब से अनुवाद शुद्ध भूमि होता है। पिछले कुछ वर्षों में यह मांग फिर से उठी है। इसका सबसे हिंसक दौर 1970 और 1980 के दशक में विद्रोह के दौरान हुआ था, जिसने पंजाब को एक दशक से अधिक समय तक जकड़ रखा था। भारत सरकार खालिस्तान आंदोलन को सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण बिंदु 1984 में सामने आया था, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सशस्त्र अलगाववादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाला और उनके समर्थकों को हटाने के लिए सबसे पवित्र सिख मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर में सेना के प्रवेश का आदेश दिया। इस कदम से दुनिया भर के सिखों में आक्रोश भड़क गया। कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी की नई दिल्ली में उनके आवास पर उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. 1986 और 1988 में भारतीय सेना ने पंजाब से सिख उग्रवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। सिख आतंकवादियों को 1985 में कनाडा से भारत आते समय एयर इंडिया बोइंग 747 पर बमबारी के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विमान में सवार सभी 329 लोगों की दुखद हानि हुई थी। विद्रोह ने पंजाब पर गहरे घाव छोड़ते हुए हजारों लोगों की जान ले ली। यह सब समझने के लिए खालिस्तान क्या है, वो समझना बेहद जरूरी है। खालिस्तान यानी कि खालसा की भूमि, जिसका अर्थ है शुद्ध, सिख राजनीतिक विचारधारा में स्वायत्त सिख मातृभूमि। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की घोषणा और उसके साथ आए धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण से सिख कल्पना को एक विश्वास से भर दिया कि पंजाब पर शासन करना उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार था। गुरु गोविंद सिंह महान बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्ति थे। वह एक भाषाविद थे जो फारसी, अरबी और संस्कृत के साथ साथ अपनी मूल पंजाबी से भी परिचित थे। उन्होंने सिख कानून को और अधिक संहिताबद्ध किया, मार्शल कविता और संगीत लिखा और दशम ग्रंथ यानी कि 10वां खंड नामक सिख कृति के प्रतिष्ठित लेखक थे। गुरु गोविंद सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि 1699 में खालसा की स्थापना की। एक परंपरा के अनुसार एक सुबह सेवाओं के बाद वह बड़ी संख्या में सिखों के सामने ध्यान में बैठे और पूछा कि क्या कोई अपने विश्वास के लिए खुद को बलिदान कर देगा। आखिरकार एक आदमी बाहर निकला। गुरु और उसका शिष्य एक तंबू में गायब हो गए। कुछ मिनट बाद गुरु खून से लथपथ अपनी तलवार के साथ प्रकट हुए और एक अन्य बलिदानी स्वयंसेवक को बुला रहे थे। यह समारोह तब तक जारी रहा जब तक 5 लोगों ने स्वेच्छा से भाग नहीं लिया। फिर सभी 5 आदमी फिर से प्रकट हुए। एक परंपरा के अनुसार पुरुषों को मार दिया गया था, लेकिन चमत्कारिक ढंग से उन्हें जीवित कर दिया गया था। और एक अन्य परंपरा के अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने केवल पुरुषों के विश्वास का परीक्षण किया था और इसके बजाय 5 बकरियों का वध किया था। अमृत यानी कि मीठा पानी या अमृत से आरंभ किया और पंच प्यारे यानी कि 5 प्यारे की उपाधि दी गई। उन्होंने खालसा के केंद्र का भी गठन किया। 1710 में बंदा सिंह बहादुर, जिसकी मृत्यु 1616 में हुई थी, उनके नेतृत्व में सिख सेनाओं ने दिल्ली और लाहौर के बीच सबसे शक्तिशाली मुगल प्रशासनिक केंद्र सरहिंद पर कब्जा कर लिया और पास के मुखलिसपुर यानी कि शुद्ध शहर में एक राजधानी स्थापित की। उन्होंने सिक्के चलाए।
एक आधिकारिक मुहर डिजाइन की और भगवान और गुरुओं के अधिकार का आह्वान करते हुए आदेश पत्र जारी किए। यह विश्वास कि खालसा शासन करेगा यानी कि राज करेगा खालसा को औपचारिक रूप से उस समय सिख धार्मिक प्रार्थना में जोड़ा गया था और यह इसका एक अविभाज्य हिस्सा बना हुआ है। हालांकि बंदा सिंह के अधिक खालसा राज अल्पकालीन था। इस विचार को 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह, जिसका जन्म 1780 में हुआ और मृत्यु 1839 में हुई, उनके राज्य के रूप में साकार रूप मिला। हालांकि खालसा राज को तेजी से पतन और अंग्रेजों के हाथों अंतिम हार जो 1849 में हुई थी, एक दर्दनाक अनुभव था। यह कई सिखों की आशा को खत्म करने में विफल रहा कि खालसा राज अभी भी किसी रूप में वापस आएगा। 1947 में पंजाब के विभाजन से पहले हुई लंबी बातचीत में एक स्वतंत्र सिख राज्य का विचार प्रमुखता से सामने आया। पंजाब के अन्य निवासियों की तुलना में सिख आबादी की संख्यात्मक ताकत की कमी ने इसे एक अव्यवहार्य प्रस्ताव बना दिया, लेकिन तब से यह विभिन्न रूपों में फिर से सामने आया है। 1970 और 80 के दशक में खालिस्तान बनाने के लिए एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन ने पंजाब को एक दशक तक पंगु बना दिया था। इसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने समर्थन दिया और इसका नेतृत्व संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने सबसे प्रभावी ढंग से किया। आंदोलन जटिल कारणों से विफल रहा, लेकिन खालसा राज्य का विचार गुरुद्वारा यानी कि मंदिरों में दिन में 2 बार लागू किया जाता है, क्योंकि सिख प्रार्थना में शासन करने की अपनी जिम्मेदारी का उल्लेख करते हैं। सिख साम्राज्य का चांदी का रुपया 2 टंकशालों यानी कि लाहौर और अमृतसर से जारी किया जाता था। लाहौर टंकशाल में यह 1765 में जारी किया गया था और टंकशाल अमृतसर से यह 1775 में जारी किया गया था। यह सिक्के स्पष्ट उदाहरण है जो संदेश देते हैं कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह दोनों ही सिख के सच्चे और सर्वोच्च शासक है। जस्सा सिंह अहलूवालिया सिख साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रतिभाशाली नेताओं में से एक थे। जब वह जीवित थे तो उनके अधीन काम करने वाले सरदारों ने कमोबेश एकजुट होकर काम किया, लेकिन 1783 में उनकी मृत्यु के बाद सभी मिसलदार स्वतंत्र हो गए। 1841 से पहले लाहौर, अमृतसर और मुल्तान के सिक्के केवल एक ही प्रकार में जारी किए गए थे, लेकिन 1841 में जस्सा सिंह अहलूवालिया के मृत्यु के बाद टंकशाल, अमृतसर और अहमदगाह से विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए गए। हालांकि खालिस्तान आंदोलन को भारत के भीतर समर्थन कम हो गया है, फिर भी इसे कनाडा में सिख प्रवासी वर्गों के बीच समर्थन मिल रहा है, जिसमें पंजाब के बाहर साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी सिख आबादी रहती है। उसमें से कुछ लोग खालिस्तान मूवमेंट की वकालत करते रहते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्षगांठ परेड जून 2023 ब्रैम्पटन, ओंटारियो में एक परेड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है, जिसमें खून से सना हुआ एक चित्र प्रदर्शित किया जाता है और दरबार साहिब पर हमले का बदला लेने की वकालत की गई थी। खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह 2022 खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर एक तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण समर्थन का दावा किया गया। सांझ सवेरा पत्रिका 2002 में टोरंटो स्थित पंजाबी भाषा के साप्ताहिक सांझ सवेरा ने इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए जिम्मेदार लोगों को महिमा मंडन करते हुए एक कवर चित्रण के साथ उनकी मृत्यु की सालगिरह की बधाई दी। पत्रिका को सरकारी विज्ञापन भी मिले और यह कनाडा का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। कनाडा स्थित भारतीय राजनयिकों ने कई अवसरों पर कहा है कि सिख उग्रवाद से निपटने में कनाडा की विफलता और खालिस्तानियों द्वारा भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों का लगातार उत्पीड़न विदेश नीति का एक प्रमुख तनाव बिंदु है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कैनेडियन प्रीएम के साथ कनाडा में सिख विरोध प्रदर्शन के बारे में कड़ी चिंता जताई थी। फिलहाल कनाडा में भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर बातचीत रोक दी गई है।
आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक संबंधों में तनाव आ सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच समग्र संबंध प्रभावित होंगे। भरोसा खत्म हो सकता है, जिससे विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा। खालिस्तान आंदोलन को विदेशों में भारत की संप्रभुता के लिए चलते हुए एक सुरक्षा खतरा माना जाता है। अप्रैल 2023 में भारत ने कथित तौर पर खालिस्तान के लिए आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए एक सिख अलगाववादी नेता को गिरफ्तार किया, जिससे पंजाब में नई हिंसा की आशंका पैदा हो गई। इसके पहले 2023 में भारत ने इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाली परेड में झांकी की अनुमति देने के लिए कनाडा पर हमला बोला था और इसे सिख अलगाववादी हिंसा का महिमा मंडन माना था। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजनयिक मिशनों पर सिख अलगाववादियों और उनके समर्थकों द्वारा लगातार प्रदर्शन और बर्बरता के कारण भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा होना भी भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत कनाडा समाचार जिसकी बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत सरकार के एजेंटों पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संबंध रखने का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों ने दूसरे देश के राजनयिकों को निष्कासित करने की घोषणा की है, जिससे भारत कनाडा संबंध नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें उनसे कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा के कारण अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। कैनेडियन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संयुक्त राष्ट्र में संवाददाताओं से कहा, हम उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कानूनी के शासन के बारे में स्पष्ट है और कैनेडियन लोगों की रक्षा करने और हमारे मूल्यों के लिए खड़े होने के बारे में स्पष्ट है। उन्होंने कहा, इसीलिए हम भारत सरकार के साथ हमारे साथ मिलकर प्रक्रिया स्थापित करने, मामला की सच्चाई उजागर करने और न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करने का आह्वान करते हैं। विवाद के जवाब में अमेरिका के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस तरह की कार्रवाइयों के लिए कोई अपवाद नहीं है। सुलिवन ने कहा, देश की परवाह किए बिना हम खड़े होंगे और अपने बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और हम कनाडा जैसे सहयोगियों के लिए साथ भी निकटता से परामर्श करेंगे, क्योंकि वे अपने कानून प्रवर्तमान और राजनयिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कैनेडियन सरकार पर अपने विश्वसनीय आरोपों के लिए अधिक सबूत साझा करने का दबाव बढ़ सकता है, खासकर जब से कुछ सबूत कथित तौर पर फाइव आइज सहयोगियों से आए हैं, एक खुफिया साझाकरण नेटवर्क जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और न्यूजीलैंड सीबीसी ने कैनेडियन सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए इस सप्ताह रिपोर्ट दी। यह स्पष्ट नहीं है कि निज्जर का प्रश्न हाल ही में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में उठाया गया था या फिर नहीं। कुछ दिनों बाद कनाडा ने घोषणा की कि वह भारत के लिए योजनाबद्ध व्यापार मिशन को रद्द कर रहा है। अमेरिका और भारत के बीच एक रणनीतिक समझौते का उद्देश्य मुख्य रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है, लेकिन इसे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर करने के लिए दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच साझेदारी कहा गया है। लेकिन मोदी सरकार की लोकतांत्रिक रूप से पीछे हटने और सत्तावादी प्रवृत्तियों के लिए कड़ी आलोचना की गई है, जिसमें हिंदू उग्रवाद को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यक और मानवाधिकारों का उल्लंघन करना और मीडिया, शिक्षा जगत और नागरिक समाज पर नकेल कसना शामिल है। बहरहाल, भारतीय नेता के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को उठाने के दबाव के बावजूद जून में व्हाइट हाउस का दौरा करने पर बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से मोदी की आलोचना करने से परहेज किया। 75 अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधियों ने बाइडेन को पत्र लिखकर उनसे ऐसा करने का आग्रह किया। आधा दर्जन डेमोक्रेट्स ने भी अमेरिकी कांग्रेस में मोदी के भाषण का बहिष्कार किया, लेकिन कथित तौर पर बाइडेन प्रशासन का मानना है कि मोदी की निरंकुश नीतियों के बारे में चिंता व्यक्त करने से रिश्ते को नुकसान होगा। दरअसल कनाडा के सहयोगी अक्सर रणनीतिक विचारों के कारण मोदी की नीतियों पर आंखें मूंद लेते हैं।
लेकिन अब कनाडा और उसके सहयोगियों के लिए समय आ गया है कि वे भारत को उसके कार्यों के लिए दृढ़ता से जवाबदेह ठहराए। पश्चिमी देशों और भारत के बीच बनी रणनीतिक साझेदारी मूल रूप से साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर स्थापित की गई थी। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरी सबसे बड़ी सेना के साथ भारत अभी भी पश्चिम का एक अमूल्य भागीदार है। इस लिहाज से भारत कनाडा के बीच हुआ विवाद पूरी दुनिया की एकता पर असर करेगा, यह तय है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कनाडा भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की तरह आतंकवाद को पनाह देकर दूसरा पाकिस्तान बनने में लगा हुआ है। साथ ही खालिस्तान मूवमेंट का इतिहास और कनाडा इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पर भी आपने जाना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।